Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर गेट स्टोरीज में। आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए कुछ और डरावनी कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना 1998 ईस्वी के आसपास की हुई थी। मेरे कॉलेज की पढ़ाई बस अभी ख़त्म ही हुई थी। मैं अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहा था। उस समय मैं बिल्कुल बेरोजगार था। मेरा एक दोस्त था संजय, जिसे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। वो अपनी पहली सैलरी से एक पुरानी बुलेट बाइक खरीद चुका था। और आप सबको बता दूं कि वो शिरडी बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और वो उसका मन था कि वो अपनी पहली बाइक से मुंबई टू शिरडी का यात्रा करना चाह रहा था। इसलिए उसने मुझे घूमने के लिए इनवाइट किया था। और मैं भी इस ट्रिप में मेरा कुछ खर्च होने वाला तो नहीं था। सारा खर्च वो खुद ही करता, इसलिए मैंने फट से हाँ कर दी। ऐसे भी उस समय यह मेरा पहली एडवेंचर राइड थी और ऐसी एडवेंचर राइड को मैं कैसे मना करता। मैंने कभी बाइक पर इतनी लंबी राइड नहीं की थी और ना ही कभी बुलेट पर और ना ही कभी रात भर कभी इतनी बाइक पे घूमा था। इसलिए मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था। संजय बहुत दिन से बाइक चला रहा था और वो एक अच्छा राइडर भी था और हम जिस रास्ते पर जाने वाले थे उसे वो काफ़ी वाकिफ था। वो कभी कभी अपने पिता के ट्रक को उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मदद भी किया करता था। उस रास्ते पर ट्रक तक चला चुका था। उस समय मुंबई टू नासिक रास्ता बहुत कमज़ोर दिन वालों के लिए नहीं था, खासकर रात में। भले ही नेशनल हाईवे था, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक था। उस रोड में हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे थे और रोड पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। खासकर खासकर कसारा घाट में पहाड़ों के बीच से घुमावदार खड़ी चढ़ाई पार करने की आप दूरी तक जा सकते हैं। उस समय के सबसे अधिक दुर्घटना उसी रास्ते में हुआ करती थी। मुझे अभी एक्सीडेंट डेट या टाइम याद नहीं है, लेकिन उस समय वीकेंड शुरू जरूर हो गया था। हमने शाम को अपनी यात्रा शुरू कर दी। हमने प्लान किया था कि 1 से 2 बजे सुबह को सूरज उगने से पहले शिरडी पहुंच जाने की योजना बनाई थी। हम मंदिर में सुबह सुबह प्रार्थना में शामिल हो सके। मुंबई से शिरडी के बीच करीब 250 किलोमीटर की दूरी है। रात होने के कारण हम उस रोड पे खराब होने के कारण हम बुलेट ज़्यादा फास्ट नहीं चला पा रहे थे। हमें वहाँ पहुँचते 7 घंटे लगेंगे। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि मेरा दोस्त एक अच्छा राइडर था, बट इतना बाइक चलाने के कारण वो काफ़ी थक गया था। तभी हमें पीछे से आते हुए एक ट्रक नजर आई। हम उस ट्रक के हेडलाइट के सहारे धीरे धीरे कसारा घाट के सेक्शन पूरा कर दिया और लगभग 12:30 बजे तक नासिक पहुंच गया। सीट पर बैठे बैठे मेरी पीठ काफ़ी दर्द हो रहा थी। नासिक पहुंचने में हमें पूरे 7 घंटे हो चुके थे। सीढ़ी पहुंचने के लिए अभी हमें 100 किलोमीटर और पार करना था। हमने हाईवे के किनारे एक शॉप में के सामने बाइक रोकी और कुछ चाय नाश्ता किया और खुद को तरोताज़ा करने के बाद, बॉडी को फिट करने के बाद हम आगे बढ़ने का फैसला किया। संजय इस एरिया के सभी सड़कों के बारे में जानता था, क्योंकि कई सालों से इन सड़कों पर गाड़ी चलाता आ रहा था। मुझे खुद कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने राइडिंग पार्टनर पर पूरा भरोसा था। जो लोग हाईवे पे लंबा सफ़र नहीं कर पाते, उन्हें बताए थे कि सिटी के रास्ते बहुत ख़राब होते हैं। सिटी की ओर जाने वाले हाईवे 45 से 100 लेफ्ट करना पड़ता है। नासिक से सड़कें अच्छी और चिकनी हैं और बाइक गड़गड़ाहट करते हुए चलती रही थी। हम रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी नहीं थी, इस हाईवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज स्पीड में चल रहे थे। सामने से पूरी तरह खाई रोड। अब संजय पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काश हम इसी तरह चुपचाप चलते रहें। फिर संजय अचानक बाइक को हाईवे के किनारे ले गया और रुक गया। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि हम बीच में क्यों रुक गए। ऐसा लग रहा था कि हाईवे एक जंक्शन है जिसे आसपास सिर्फ सन्नाटा पसरा है। वहाँ दूर दूर तक देखने पर कोई नहीं दिख रहा था और न ही कोई घर, ना कोई गांव था। मैं संजय से पूछा, हम क्यों रुके हैं? वो चुप रहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो भ्रमित दिखाई दे रहा था और मुझे कहा,
मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। अब मुझे पता नहीं हम कहाँ हैं। जब हम हाईवे के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तभी एक पुलिस वैन चुपचाप हमारे पास आ गई और रुक गई। एक आदमी ने बाई ओर से अपना सिर बाहर निकाला और हमें अपने पास बुलाया। उसका चेहरा एक मफलर से छिपा हुआ था, जो पूरे चेहरे को चारों ओर लिपटा हुआ था, और बस आंखें दिख रही थी। हालांकि अंधेरा इतना गहरा था कि हमें और कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसने एक स्थानीय बोली में पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पे ये टाइम पे क्यों रुके हो? हमें उसकी कुछ बातें समझ में नहीं है। फिर भी मैंने कुछ देर रुक कर उसे कहा, हमें सीढ़ी जाना है। हम किसी तरह गलत रास्ते पे आ गए हैं और खो गए हैं। उन्होंने हमें एक समय तक देखा और फिर कहा, भाई ये संगमनेर है, आप लोग सीढ़ी के लिए उस मोड़ से बहुत आगे तक आ चुके हैं। हम लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। और मैंने सोच रहा था कि संजय को ये भूल की भनक नहीं क्यों नहीं लगी। हमने पुलिस वाले से कहा कि हमें पीछे मुड़ना चाहिए। उसने मना कर दिया और उस रास्ते में मत जाओ, ये एक नंबर रास्ता है, उसने कहा। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ पे एक मोड़ है, और हमें वहाँ ले गया और हमने उसे धन्यवाद कहा और बाइक पर वापस आ गए और उस रास्ते पर चलते गए। उस समय 2 बज गए थे। हम तो खाली सड़क पर सुनसान गुजर रहे थे और शायद ही कभी हाईवे किनारे दोनों तरफ कोई घर दिखा था। वहाँ था तो बस एक ही चीज़, अंधकार और जंगल के बीच गुजरता हुआ सड़क। ऐसा लग रहा था कि रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन हम चलते रहे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अंत में किसी तरह सुबह के 7 बजे सीढ़ी पहुँच गया। सुबह की प्रार्थना से पूरी तरह चूक गए। हम सीधे एक होटल के कमरे में गए और बेड पर गिर पड़े और दोपहर तक सोते रहे। हमें 7 घंटे, लगभग 13 घंटे लग गए। सीट रेस के अलावा बाकी की यात्रा आसान थी। उसमें देर लगातार पीछे बैठे रहने के कारण मेरी पीठ में काफ़ी देर दर्द हो रहा था। हमने ये भी मान लिया था कि हमने जो गलती की है वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। अब यह सब एक अच्छे शहर की कार की तरह लग रहा था और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक था। इस राइड के दौरान 14 दिन मैं डाइनिंग रूम में था और अपने सोफे में लेटा हुआ था। आंखें बंद थी, लेकिन कुछ सोच कर जागा ही हुआ था। मुझे अचानक से घुटन का एहसास होने लगा। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। सामने बस एक डार्क स्किन थी, लेकिन फिर मैंने अचानक 2 आदमियों को मुझे पकड़ते हुए देखा। मेरी आंखें अभी भी बंद थी। यह एहसास था कि मेरे दिमाग जो देख रहा है वो बिल्कुल झूठ है। दोनों आदमी पुलिस की खाकी वर्दी में थे, मोटी मूड़ी मूछों के साथ, मध्यम ऊंचाई और नॉर्मल डिंडन के। धूप में झुलसे काले चेहरे पावरे जैसे हंसते हुए मुझे जोर से दबाए हुए थे। उनमें से एक ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा था, मेरी ओर झुक गया था और मेरे कान में कुछ फुसफुसाने लगा। उस रात तुम लोगों को सही रास्ता भुलाने पे बहुत मज़ा आया। और ये बोलकर वो दोनों फिर से पागल तरह हंसने लगे। ये बात उनके लिए बहुत बड़ा मजाक हो, लेकिन उस समय मैं अभी भी बहुत मजबूत पकड़ में था और खुद को निरंतर हासिल करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था। उस खराब और डरावनेपन में मैंने हताश और परिवार को और अपने कुल देवता को, अपने गुरु को याद करने लगा और उनके पकड़ से बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उस समय मुझे लगा रहा था कि उनसे कई दिनों से लड़ रहा हूँ और ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन अचानक से उनकी पकड़ छूट गई और मेरा दिमाग अब बस सदमे से बाहर था। और फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। मैंने अभी जो देखा था वो अनुभव किया। उसके अंदर मैं बहुत डर गया था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैं किसी तरह उठा और किचन की तरफ बढ़ा और मैंने 1-2 गिलास पानी पिया। मेरा दिमाग उन पलों को भूल नहीं पा रहा था जो अभी भी हुआ था। मेरे दिमाग में वो सब बातें बार बार मूव की तरह चल रही थी। मेरा मतलब कोशिश किया जा रहा था कि मेरा दिमाग उन बातों को भूल जाए। मैं अब तक अपनी पूरी ताकत लगा देने के कारण बहुत थका हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कोई भारी नशा किया हो। मेरा दिन बहुत जोर से धड़क रहा था। मेरा दिमाग हालांकि जवाब ढूंढ रहा था कि
ये जो हुआ वो क्या सच था? इसे मैं कैसे निपटूं? क्या यह सच था या फिर एक भ्रम? उस समय मेरे पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अचानक मुझ पर एक शक्तिशाली हमला हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे कानों में जो फुसफुसाहट और ठुठकाना था, मैं बहुत डर चुका था। और फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं अभी तुरंत तेरे घर आ सकता हूँ? उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और मुझे कहा ठीक है, तुम आ जाओ। मैं तुरंत एक ऑटो बुक किया और उसके घर की ओर निकल पड़ा। 1 घंटे के भीतर उसके दरवाजे पे था। उसके घर के अंदर जाते ही मैंने उसे बताया कि अभी अभी मेरे साथ ये सब हुआ। और फिर मैंने उस घटना के 3 दिन बाद मैं एक पुजारी के घर गया और उसे पूरी घटना समझाई। वो मेरी पूरी बात सुनने के बाद हवन करने चला गया और कुछ सेकंड बताया और एक शब्द चकवा कहा और मुस्कुराया और कहा कि चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने मुझे बाहर के एक ताज़ा नींबू धूप का एक पैकेट डायरेक्ट कहा और जैसे मुझे बताया गया था मैंने वैसे ही किया और सारी चीज़ लेकर रख दिया। कुछ देर एक छोटी सी वेदी में प्रार्थना करने के बाद उन्होंने नींबू पर सिंदूर लगाया और धूप और अगरबत्ती के पूरे गुच्छे को जलाया और कुछ मंत्र का उच्चारण किया जो मुझे समझ में नहीं है। और फिर कुछ पूजा के करने के बाद उन्होंने मुझे कहा अब घर जा सकते हो, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो चुका है। मैंने उनसे विदा दिया और उनके घर से बाहर कदम रखा। अब मुझे सब नॉर्मल लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी सारी ताकत वापस आ गई है। अब मुझे हल्का महसूस हुआ। मैंने राहत की सांस ली और अपने घर वापस आ गया। बाद में मुझे चकवा सबसे दिलचस्पी हो गई जिसे मैंने पहली बार सुना था और कुछ जानकार लोगों ने इसके बारे में बताया। मुझे जो जानकारी मिली वो ये था कि ये एक अनजान रास्तों पर मिलने वाली रूहें होती हैं जो कि सामूहिक शक्ति और विभिन्न तरीके से राहगीरों को चकमा देती हैं और उन्हें काफ़ी मंजिल से भटका देती हैं। उनके बारे में जान लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। वो सिर्फ दुख और सिर्फ आनंद प्राप्त करते हैं और आमतौर पर इन्हें बहुत हानिकारक माना जाता है। ये पूरा अनुभव शरीर को भगाने वाले दिमाग को एक मजबूत खेल हो सकता है या शायद कुछ और। व्यूअर्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी कोई कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।